नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। मैं उमाकांत वर्मा आज आपको पढ़ाऊंगा भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम में हमने सबसे पहले देखा था कि पुर्तगाली भारत में आते हैं। पुर्तगालियों में वास्को डी गामा जो था वो 1498 ईस्वी में 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में केरल के कालीकट नामक स्थान पर और वहां पर जो एक बंदरगाह था कप्पक डाबू, तो वहां पर आया और वहां पर वहां की हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत किया। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद में जो आए, तो कल के वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि पुर्तगाली कब आए, उनके विषय में जो भी उनकी जो फैक्ट्रियां खुली और भी बहुत सारा कुछ हमने पढ़ा था। तो आज का जो वीडियो है वो डचों पर आधारित है। भारत में डचों का आगमन। पुर्तगालियों के बाद में जो यूरोपीय शक्ति भारत में आई वो कौन थी? डच थी। अब डच नाम का कोई देश तो है नहीं। पुर्तगाली तो पुर्तगाल नाम के देश से संबंधित है, लेकिन डच जो है ये यहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि कौन लोग थे डच। तो आज हम आपको बताएंगे डच कौन थे। तो उस समय जो हॉलैंड नाम का देश था, कौन था? हॉलैंड, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नीदरलैंड। तो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को उस समय डच कहते थे। किसे? हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। अब एक प्रश्न पूछा जाता है पीसीएस में, कूट में पूछा जाता है, यह कथन किसका है? तो एक कथन है कि भारत में जो डचों का आगमन था वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की देन थी। ये कथन किसका है? तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारत में डचों का आगमन एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की देन थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको आप लोग लिख लीजिए। नोट्स बनाते हैं तो बिल्कुल बनाइए और नोट कर लीजिए एक एक पॉइंट। भारत में डचों का आगमन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की देन थी। ये किसका कथन है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में जो प्रथम डच नाविक आया था, डच यात्री आया, उसका नाम था कॉर्नेलिस डे हस्टमान। कौन था? कॉर्नेलिस डे हस्टमान। तो कॉर्नेलिस डे हस्टमान जो था ये 1596 ईस्वी में भारत में आया और जो ये नाविक था ये जो पुर्तगालियों के बाद में आए और ये डचों का प्रथम डच यात्री था। ठीक है, तो कॉर्नेलिस डे हस्टमान से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम डच यात्री भारत में कौन था, कौन आया? समुद्री मार्ग से। ठीक है, समुद्री मार्ग की बात कर रहे हैं, तो समुद्री मार्ग से आया। उसके बाद में ये जो डच कंपनी जो थी, डच जब भारत में आए तो इनको भी कुछ फायदा हुआ। तो ये इनकी जो वहां की सरकार थी, हॉलैंड की सरकार ने इन्हें 21 वर्षों के लिए, हॉलैंड की सरकार के द्वारा इन्हें 21 वर्षों के लिए एक कुछ अधिकार प्रदान किए गए। हॉलैंड की सरकार के द्वारा डचों को यहाँ में, इधर में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे, इन पर अधिकार करने, युद्ध करने, संधि करने और बहुत सारा कुछ व्यापार करने, इनका अधिकार इन्हें प्रदान किया गया। कितने वर्षों के लिए? 21 वर्षों के लिए। तो 21 वर्ष यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो 1602 ईस्वी में विभिन्न कंपनियों को मिलाकर जो वहां के डच व्यापारी हुआ करते थे, सब व्यापारी इधर में आए व्यापार करने। बहुत सारे व्यापारी आए, तो उनकी छोटी छोटी कंपनियां हुआ करती थी। तो उन सभी कंपनियों को मिला करके 1602 ईस्वी में, कब? 1602 ईस्वी में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड का गठन हुआ। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां थी। प्रश्न ये पूछा जाएगा कब गठन हुआ? तो 1602 ईस्वी में। और ये जो नेम है कंपनी का, इसको आपको ध्यान में रखना है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखिए, उससे पहले यूनाइटेड लगा दीजिए और बाद में आप नीदरलैंड लगा दीजिए, क्योंकि नीदरलैंड की थी। आगे बढ़ते हैं। तो डचों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कहां पर खोली गई? मसूलीपत्तनम में खोली गई। कहां पे? मछलीपत्तनम या मसूलीपत्तनम में 1605 ईस्वी में खोली गई। डचों की प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम, इसी को कहते हैं मछलीपत्तनम। क्या कहते हैं? मछलीपत्तनम। मछलीपत्तनम भी कहते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं। 1605 ईस्वी में इनकी प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खुली और 1605 ईस्वी में ही पुर्तगालियों के अंबायना पर डचों ने कब्जा कर लिया और इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीपपुंज के नाम से जानते हैं, इस पर से डचों ने पुर्तगालियों को बिल्कुल परास्त कर दिया, पराजित कर दिया बुरी तरह से, और इंडोनेशिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इंडोनेशिया पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। तो डचों ने भारत से ज्यादा इंडोनेशिया पर रुचि दिखाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1610 ईस्वी में पुलिकट में एक समझौता करके चंद्रगिरी के राजा जो वहां पर था, चंद्रगिरी के शासक से एक समझौता करके पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की, एक और फैक्ट्री स्थापित की। और ये जो पुलिकट नाम का जगह था, यहीं पर जो फैक्ट्री स्थापित की, वहीं पर इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के कुछ चलाए थे, जिनको पगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? पगोडा। और इससे पहले यहां पर एक चीज मैं भूल गया बताने को। तो जब ये यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन हुआ था, तो इस समय इसकी कुल जमा पूंजी कितनी थी? तो 65 लाख, कितनी? 65 लाख बिल्डर थी। 65 लाख बिल्डर। जब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड का गठन किया गया बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर, तो उस समय जो ये कंपनी बनी, इसकी जो कुल जमा पूंजी थी वो कितनी थी? वो थी 65 लाख बिल्डर। 65 लाख बिल्डर। ये जो बिल्डर है, ये नीदरलैंड की उस समय करेंसी हुआ करती थी। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पहुंचे। अब आगे बढ़ते हैं। तो 1619 ईस्वी में, ये आपको याद रखना, 1619 ईस्वी में इन्होंने जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी थी, जकार्ता को जीत करके इसके जो खंडहर थे उन पर एक नगर बसाया था। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बटेविया नगर बसाया था। तो ये तो प्रश्न यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जकार्ता को जीतकर उसके खंडहरों पर बटेविया नामक नगर बसाया था? तो डच हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि 1619 में डचों ने जकार्ता को जीतकर किस नगर की स्थापना की? तो आपका बटेविया नगर, बटेविया आंसर सही हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो 1616 ईस्वी में इन्होंने एक और फैक्ट्री खोली सूरत में। कहां पे? सूरत में एक और फैक्ट्री खोली 1619 ईस्वी में, सॉरी 1616 ईस्वी में। और 1641 में एक और फैक्ट्री खोली विमलीपत्तनम में। अब ये जो मछलीपत्तनम मैंने ऊपर बताया था, ये पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में खोली गई, और ये विमलीपत्तनम ये दूसरी जगह है। तो विमलीपत्तनम में 1641 ईस्वी में फैक्ट्री खोली गई। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जो अपनी बंगाल में प्रथम फैक्ट्री खोली थी, उसका वो कहां पर खोली थी? तो इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्री 1627 ईस्वी में खोली। कब खोली? 1627 ईस्वी में खोली। और किस जगह पर खोली? तो पीपली नामक स्थान पर। अभी जो पीपली नामक स्थान है, बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, तो बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली वो कहां पर? पीपली में 1627 ईस्वी में खोली। तो हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया। 1627 ईस्वी में बंगाल में जो पहली फैक्ट्री खोली गई वो पीपली नामक स्थान पर खोली गई थी। और कब? 1627 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तो 1658 ईस्वी में एक अन्य फैक्ट्रियां भी खोली गई, जैसे कि कासिम बाजार में, बालासोर में, पटना और नागपत्तनम में, और भी कई जगहों पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां 1658 ईस्वी में खोली। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इनको जो व्यापार करने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका ये मिला कि औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में 3.5% वार्षिक चुंगी पर, कितने? 3.5% वार्षिक चुंगी पर 3 जगह की जो वहां पर व्यापार करने का व्यापक अधिकार दे दिए। कहां पे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने के बहुत सारे अधिकार दे दिए। तो ये किसने दिए थे? औरंगजेब ने। कितने प्रतिशत वार्षिक चुंगी पर? 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया डचों को। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ आगे चल करके, जब अंग्रेज भी इस
भारत में आ चुके थे, उस समय अंग्रेज और डचों के बीच में एक युद्ध हुआ जो एक निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो ये जो युद्ध था ये इसे बोलते हैं बेदारा का युद्ध। किसका? बेदरा का युद्ध या बेदारा का युद्ध। तो ये कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में हुआ। तो ये जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज और डच के बीच में युद्ध हुआ और जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित किया। डच क्या हुआ? डच पराजित हो गए यहाँ से और डचों की यहीं से हालत खराब हो गई और इसी युद्ध के समय से डच भारत से एक तरीके से भारत को छोड़कर चले गए। इतनी बुरी तरीके से पराजित हुए और ये इन्होंने भारत को छोड़ दिया। एक और यहाँ पर काम ये हुआ कि जो भारत में वस्त्र उद्योग जो था, वस्त्र उद्योग, भारत में जो वस्त्र उद्योग था ये बहुत ही फेमस था उस समय। लेकिन ये जो डच आए इन्होंने और अधिक फेमस कर दिया और भारत का जो कपड़ा था इसको निर्यात करने की वस्तु जो बनाया वो डचों को ही इसका श्रेय दिया जाता। भारत के वस्त्र को निर्यातित करने का जो भारत के जो सूती वस्त्र हुआ करते थे उनको निर्यात करने की वस्तु जो बनाया उसका श्रेय डचों को जाता है। आगे बढ़े तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, उससे पहले इस पॉइंट को देखते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताऊंगा। तो 1653 ईस्वी में इन्होंने डचों ने चिंगसुरा में एक और अपनी प्रथम कोठी 1653 ईस्वी में डचों ने चिंगसुरा में प्रथम कोठी स्थापित की और इस कोठी को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा गुस्तावुस फोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर चिंगसुरा में जो कोठी खोली गई थी उसे जाना जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक स्टार बना रखा है। क्या? स्टार बना रखा है और स्टार का मतलब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे लिख रखा है गोल्ड्रिया। तो यहाँ पर जो पुलिकट में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी और जहां पर पैगोडा नाम के जो सिक्के ढाले गए थे वहां पर जो फैक्ट्री थी उसका नाम क्या रखा गया? गोल्ड्रिया नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? गोल्ड्रिया। तो फ्रेंड्स डचों के समय में इन्होंने जो अपने कामगार हुआ करते थे, अपने जो हिस्सेदार थे, उनको जो लाभांश दिया वो उस समय के जो लगभग 200 वर्षों का इतिहास रहा उसमें सबसे अधिक लाभांश देने वाले अंग्रेज डच ही थे। ठीक है, तो डचों ने भारतीयों को बहुत ही अधिक मात्रा में लाभांश भी दिया, यानी कि लाभान्वित भी किया, जितना अंग्रेजों ने नहीं किया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा भारत में डचों का आगमन, इससे पहले पुर्तगालियों का आगमन देखा था। तो एक एक वीडियो करके हम आपको बताएंगे। इसके बाद में जो हमारा वीडियो आएगा हिस्ट्री का वो होगा अंग्रेजों का भारत में आगमन। अंग्रेजों से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, क्योंकि जो अंग्रेज हैं उन्होंने भारत पर सर्वाधिक समय पर बहुत कई सालों तक शासन किया, इस वजह से अंग्रेजों के विषय में हमें और अधिक पढ़ना है। ठीक है, तो अंग्रेजों के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सीधे आपके फोन तक पहुंच सके और आप उसे वॉच कर सके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर कैसा लगा वीडियो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी इस चैप्टर से संबंधित, डचों से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।